हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि मैं आप सभी के लिए शुरू करने वाला हूं आज से छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पर आधारित फ्री यूट्यूब वीडियो मॉक टेस्ट। ये इस तरह का वीडियो नंबर 1 है। इसके आगे भी वीडियो जो है कंटिन्यू आप सभी के लिए मिलते रहेगा। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम कंप्लीटली छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पर आधारित बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस जो होंगे मिक्स टाइप के होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि वो तो आप अपने से पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हो, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और जो मैं वीडियो सीरीज़ लाऊंगा, इसमें जितने भी प्रश्न आप सभी को हर दिन मिलेगा, उन सारे प्रश्नों को आप लगाइएगा। इन सारे प्रश्नों में आप सभी को छत्तीसगढ़ के इतिहास से भी प्रश्न मिलेंगे, भूगोल से भी, जनजाति से भी, पंचायती राज, जनगणना, समसामयिकी, सभी से प्रश्न आप सभी को मिलेगा। तो एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम वीडियो का नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा देंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो हम डाउट को भी शॉर्ट आउट कर लेंगे, और ऑन डिमांड मैं इस सारे वीडियोस का पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए आज से हम इस वीडियो सीरीज की शुरुआत करते हैं, और कंटिन्यू एग्जाम होने तक जितना भी पॉसिबल होगा मैं आप सभी के लिए वीडियो जो है लेकर आते ही रहूँगा। तो आप हमारे साथ एग्ज़ाम तक बने रहें। इसके अलावा अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हों, या फिर टीचर की तैयारी कर रहे हों, या फिर मंडी अधीक्षक की जो एग्ज़ाम होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है, उसकी तैयारी कर रहे हों, तो आप सभी का तैयारी में जितना होगा मैं आप सभी को कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 आज का। प्रश्न बहुत अच्छे मिलेंगे, आसान भी मिलेंगे। धीरे धीरे और भी जैसे वीडियोस आएंगे आपको क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में आपको जलप्रपात का नाम दिया गया है, और सूची 2 में नदियों का नाम दिया गया है। इसी को सुमेलित करना है। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप सुमेलित कर लें। इसके बाद जब मैं आंसर बता लूंगा तो आप देख लेंगे कि आपका सही हुआ कि नहीं। ठीक है, तो अमृतधारा जलप्रपात, ये आप सभी को पता होगा कि हसदो नदी के ऊपर है, तो हम ए को 3 के साथ मैच कर दिए। दूसरा है कोठली जलप्रपात। कोठली जलप्रपात जो है ये कन्हार नदी के तट पर है, तो बी को हम 4 के साथ मैच कर देंगे। तीसरा मतलब सी है गुप्तेश्वर जलप्रपात, जो कि कोलाब नदी के ऊपर स्थित है, तो हम सी को 2 के साथ मैच कर दिए। और चौथा है पवई जलप्रपात, जो कि है चन्नान नदी के ऊपर, तो हम डी को 1 के साथ मैच कर देंगे। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी का भी ये सही हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा प्रश्न का जो विकल्प है थोड़ा लेंदी है, वीडियो को पॉज करके इसके बाद आराम से पढ़िए, इसके बाद आंसर देने की कोशिश करिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी जो प्रक्रिया है उससे संबंधित नहीं है। ए, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया था। दूसरा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ था। तीसरा है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा ने 9 अगस्त 2000 को पारित किया था। और चौथा और आखिरी विकल्प है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए थे। अब बताना है कि इसमें से कौन सा जो संबंधित प्रक्रिया है वो सही नहीं है, संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही नहीं है, बाकी बी, सी और डी ये सही है। आशा करता हूँ आप सभी का भी ये सही हुआ होगा। और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये इजी टाइप से प्रश्न है, क्योंकि कोई भी अगर एक रिफ्रेशर भी शुरू करता है ना पढ़ना, तो इन सारे तथ्यों से गुजरता है और इसको याद करके रखता है। तो आशा करता हूँ कि आपने भी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की प्रक्रिया संबंधी जो डेट्स हैं, सारे डेट्स को आप याद करके रखे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जो कि स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्ति किस क्रम में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं। ये 4 यहाँ पे ABCD नाम दिए गए, ये चारों कभी ना कभी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के रूप में कार्य किए हैं, तो उन्हीं को उनके कालक्रम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा नंद कुमार पटेल जो है ये सबसे पहले थे। ठीक है, ये पहले नंबर पर होगा। इसके बाद जो ब्रजमोहन अग्रवाल थे वो थे। उसके बाद तीसरे नंबर पर हो जाएंगे राम विचार नेताम, और चौथे जो है ननकी राम कंवर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा सबसे पहले बी, इसके बाद ए, फिर सी डी, बी ए सी डी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, बी ए सी डी हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे काल क्रम के अकॉर्डिंग भी आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनाया जा सकता है। तो जब भी आप इन तरह के तथ्यों को पढ़ते हैं
तो आपको इन ऑर्डर में भी याद रखना है कि कौन जो है किस वर्ष में वो कार्यरत थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं चौथा प्रश्न में। ये जो पेशा अधिनियम है किस समिति की सिफारिश से लागू हुआ था? जैसे कि मैंने आपसे अभी शुरुआत में कहा कि ये जो भी हम प्रश्न लाएंगे सभी प्रश्न जो है सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स को कवर करता हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो है पंचायती राज से संबंधित है, तो एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, आप सभी से बन जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स है, पंचायती राज सिस्टम जब पढ़ना शुरू करेंगे ना उसी समय सबसे शुरुआत में ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो बताइए ये जो पेशा एक्ट है किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? ए नरसिम्हन समिति, बी रंगराजन समिति, सी भूरिया समिति और डी अशोक मेहता समिति। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, भूरिया समिति के सिफारिश से सन 1996 के अंदर लागू किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्न व्यक्ति सूबेदार नियुक्त किए गए थे। ठीक है, यहाँ पे नाम दिया गया है चारों का। अब इनको भी उनके कालक्रम के अकॉर्डिंग सही अरेंज करना है। ठीक है, इसके बाद मतलब वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो याद रखिएगा जो मराठा शासनकाल में जो सूबेदार नियुक्त किए गए थे, तो ये चारों में सबसे पहले नियुक्त किए गए थे वो थे वो थे सबसे पहले महिपत राव दिनकर। तो ये हमारा पहला नंबर पर हो जाएगा। महिपत राव दिनकर के बाद विट्ठल राव दिनकर ये दूसरे नंबर पर हो जाएंगे। इसके बाद जो केशव गोविंद हैं ये तीसरे नंबर पे हो जाएंगे और बीकाजी गोपाल जो है ये चौथे नंबर पे हो जाएंगे। मतलब हमारा क्या बन रहा है, सबसे पहले बी के बाद हो जा रहा है सी, फिर डी और फिर ए, बी सी डी ए। हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न जो है बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं मराठा शासन काल से संबंधित, तो यहाँ से भी जरूर पढ़िएगा। देखिए अगर मेरे से कोई पूछेगा कि सर सीजी हिस्ट्री के अंदर कौन सा पोर्शन जो है जिसको पहले तैयार किया जाए, तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि अगर पढ़ना रहे ना तो सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िएगा। 1857 के बाद की जो हुई थी वहाँ से पढ़िएगा, वहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे खासे बनाए जाते हैं। इसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री जो है छत्तीसगढ़ का वो पढ़िएगा, और जो एंशियंट वाला पार्ट है ना उसको सबसे लास्ट में पढ़िएगा। ठीक है, उसमें भी सेलेक्टेड आप पढ़ सकते हैं, जैसे कलचुरी से प्रश्न बनता है वहाँ से पढ़िएगा, मराठा से बनता है। तो थोड़ा सा इन ऑर्डर को देख के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पैटर्न होते हैं, टॉपिक्स होते हैं रिपीट होने का, वहाँ से देख के आपको स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना चाहिए। राइट, छठवां प्रश्न देखिए कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व तो किसने किया था? ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी नारायण राव मेधावाले और डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा जी थे, वो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किए थे सूरत अधिवेशन 1907 के अंदर। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है 1907 का, इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न कई बार से पूछ लिया जाता है। राइट, चलिए बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर कि छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे। पहला घनश्याम सिंह गुप्त, बी पंडित सुंदरलाल शर्मा, सी छोटेलाल श्रीवास्तव या फिर डी नारायण राव मेधावाले। ये चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे नेता थे जो 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह के में शामिल थे, बताना है आप सभी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को पंडित सुंदरलाल शर्मा भी मिलेंगे, उसमें छोटेलाल श्रीवास्तव थे और नारायण राव मेधावाले भी थे, घनश्याम सिंह गुप्त उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आठवां प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबूझ माड़िया द्वारा समर्थित विद्रोह कहा जाता है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, हालांकि प्रश्न तो सारे ही अच्छे हैं और ऐसे टॉपिक से लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीट होते ही होते हैं। तो उन सारे टॉपिक से ही प्रश्न जो है मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए। ठीक है, अब बताइए कि कौन सी ऐसी अबूझ माड़िया जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था जिसको शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से माना जाता है? ए हल्बा विद्रोह, बी तारापुर विद्रोह, सी परलकोट विद्रोह या फिर डी भूमकाल विद्रोह। बताइए, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी परलकोट विद्रोह। ठीक है, इसी को कहा जाता है और पता होना चाहिए कि इसका कब हुआ था। तो 1824-25 के समय ये आप सभी को परलकोट विद्रोह देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आप सभी से ये है कि ये परलकोट विद्रोह जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं देखूंगा कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट करते हैं ना तो मुझे और भी वीडियोस जो है आप सभी के लिए लाने का और भी एक्साइटमेंट होता है और भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई जितने लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं एटलीस्ट वो इंगेज हो रहे हैं इन वीडियोज़ के साथ, और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं और भी वीडियोज़ इन सभी के लिए लाना चाहिए। राइट, चलिए बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 9वां प्रश्न आप सभी के लिए कि
छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में बारिश न होने पर कप्पल पेंडुम, जिसको मेंढकों का त्यौहार कहा जाता है, स्त्रियों के द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, ए मुंडा जनजाति में, बी नगेशिया जनजाति में, सी पारधी जनजाति में, या फिर डी दोरला जनजाति के अंदर? तो एक अच्छा प्रश्न है, बताइए। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है, दोरला जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं वो बारिश न होने पर मेंढकों का त्यौहार अर्थात कप्पल पेंडुम जो है मनाते हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि बैगाओं पर आधारित एक पुस्तक है ट्राइबल इकोनॉमी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप जरूर याद रखिएगा। हालांकि इस टॉपिक को ही आपको करके रखना है, क्योंकि आप किसी भी बुक को फॉलो करेंगे तो उसमें आपको जनजातियों से संबंधित बुक्स एंड ऑथर वाला एक क्वेश्चन होता है। बहुत छोटा टॉपिक है और एग्जाम में कई बार से पूछ लिया जाता है, तो उस टॉपिक को आप जरूर कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है, तो बताइए ट्राइबल इकोनॉमी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? ए वेरियर एल्विन के द्वारा, बी दयाशंकर नाग, सी मधुकर नाग, या फिर डी मणिशंकर लाल, किसके द्वारा? तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे देंगे। ऑप्शन नंबर बी दयाशंकर नाग जी के द्वारा द ट्राइबल इकोनॉमिक पुस्तक जो है बैगाओं पर आधारित लिखी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। प्रश्न है कि महानदी के उत्तरी भाग में मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर किस प्रकार से? ठीक है, तो महानदी जो बहती है, तो बताइए कि पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर से लेके इधर थे, मतलब इधर से अगर मान लो ऐसे नदियां मिल रही हैं तो इनका पूर्व से लेके पश्चिम की ओर के क्रम को आपको अरेंज करना है और फिर इसमें पकड़ना है। ये 4 नदियों का एक्चुअली में नाम दिया गया है, बताना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से सारे नदियों का नाम देखिए, इमेजिन करिए एक नदियों वाला मैप को। ठीक है, जो महानदी का जो प्रवाह का पढ़े ही होंगे, महानदी प्रवाह का जो तंत्र है, सिस्टम है, उसमें कौन सी नदी किधर से मिलती है महानदी में जाके, इसके बाद इसका आंसर दे पाएंगे। मैप के थ्रू इसको आप जरूर पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, केलो, मांड, बोरई और हसदेव। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो केलो नदी जो है आके मिलती है। ठीक है, केलो नदी के बाद मांड नदी, मांड के बाद बोरई नदी और फिर जाके हसदेव नदी, इस ऑर्डर में जो है इधर से इधर जाके मिलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये जो रिवर सिस्टम है छत्तीसगढ़ का, नदी अपवाह तंत्र जो है, यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छा खासा बनता है। तो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको रिवर सिस्टम पहले पढ़ के रखना है। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज़ जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, मैप के थ्रू पढ़िएगा। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नगर महानदी, शिवनाथ और जोंक इन तीनों नदियों के पवित्र संगम पर बसा हुआ है? संगम से संबंधित भी प्रश्न जो है बनते हैं कई बार से, तो एक छोटा टॉपिक आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, शिवरी नारायण जो है ये महानदी, शिवनाथ और जोंक इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 13वां प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में खनिज भंडारण एवं क्षेत्र को सुमेलित करिए। ऐसे प्रश्न जो है खनिजों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जाम में ये जो टॉपिक होता है सीजीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। ठीक है, ऐसा गांव का, ऐसा क्षेत्र का नाम उठा के पूछ देगा कि आपको पता ही नहीं रहेगा। तो आप खनिज वाले पोर्शन में पढ़ेंगे तो उन नामों को भी देखिएगा कि किस जिले के अंदर कौन सा वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे किस प्रकार के खनिज मिलते हैं। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो हीरा है, हीरा आपको ये जो जांगड़ा दिख रहा है ना दूसरे नंबर पे, यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो एक को हम 2 के साथ मैच कर देंगे। चूना पत्थर जो है ये आप सभी को झिपन, ठीक है, जो तीसरे नंबर पे दिया है, यहाँ से मिलता है। मैंगनीज जो है ये परसोली से मिलता है। ठीक है, मतलब सी का 4। गार्नेट कहाँ से मिलता है? तो हमारा जो बढ़ गया लाटापारा, यहाँ से मिलता है। ठीक है, अब इसको आप सुमेलित कर दीजिए आसानी से, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए का हो गया 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न में। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में स्थित किस स्थान को विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस। मैं तो कहूँगा कि इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछता भी नहीं है, बट मैं वीडियोस इसलिए ला रहा हूँ ताकि जो फ्रेशर्स हैं उनके ज़्यादा काम आए, जो पहले के लोग हैं उनका एक प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जो लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं भाई, उन सभी को तो इसका आंसर एकदम मुंह पे रटा हुआ होगा। ठीक है, तो सभी के काम आ जाए, जो पुराने हैं उनको रिवीजन भी हो जाए और जो नए हैं उन सभी का प्रैक्टिस हो जाए। इस तरह से मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूँ और धीरे धीरे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। तो बताइए कि छत्तीसगढ़ में कौन सा ऐसा स्थान है जिसको विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीता बेंगरा और जोगी मारा की जो गुफाएं हैं इसी को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। 15वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आप सभी के लिए ये कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2026
से सम्मानित नहीं किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए इसमें इंक्लूड करूंगा, क्योंकि मैं ये बेसिकली प्रीलिम्स 2025-26 है उसके लिए प्रिपरेशन करा रहा हूं, तो करंट अफेयर तो पूछा ही जाता है। तो इसी तरह आपका प्रैक्टिस के साथ साथ करंट अफेयर भी बन जाए तो दिक्कत ही क्या है भाई, ठीक है। इसलिए मैं मिक्स टाइप के क्वेश्चन आप सभी के लिए लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइए कि चारों में से कौन ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित नहीं किया गया, राइट। आप सभी को पता होगा कि इस वर्ष 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 131 पद्मश्री पुरस्कार जो है इस बार दिया गया है लोगों को। अब बताइए, ऑप्शन नंबर ए है धर्मेंद्र सिंह देओल, बी केटी थॉमस, सी एन राजन और डी अलका याग्निक। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और जो सी है, इन तीनों को 5 लोगों को दिया गया, मतलब इन चारों विकल्प में ए, बी, सी जो तीनों हैं उनको पद्म विभूषण दिया तो गया है, लेकिन जो चौथी है अलका याग्निक, इनको पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, पद्म भूषण, याद रखना आप सभी को, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर इसमें इंक्लूड करूंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संगठन हबीब तनवीर द्वारा स्थापित है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, नाट्य से संबंधित जो है प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो संस्कृति वाले पोर्शन को भी मैं जोड़ा हूँ। सब जगह से प्रश्न आप सभी को धीरे धीरे मिलेंगे। ए है इप्टा, बी नवाबिहान, सी नया थिएटर या फिर डी लोक रंग। क्या राइट आंसर होगा? तो याद रखिएगा जो हबीब तनवीर हैं इन्होंने नया थिएटर नामक जो एक नाट्य संगठन है उसका स्थापना किया था। कब? 1959 के अंदर, 1959 में। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए कि क्या हबीब तनवीर को पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण कोई सा भी पुरस्कार मिला है क्या? कमेंट करके बताइएगा, और कब मिला था ये भी बताइएगा, ठीक है। पुरस्कार कौन सा पुरस्कार और कब मिला था, कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। वेट करूंगा आप सभी के कमेंट का। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। लेफ्ट में आपको राष्ट्रीय उद्यानों का नाम दिया गया है और राइट साइड उससे संबंधित कोई स्थानों का नाम दिया गया है या फिर कोई स्पेसिफिक बातों को दिया गया, आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, आप सभी को पता होगा ये प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जाना जाता है। तो इन चारों विकल्पों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है, तो ए को हम मैच करेंगे किसके साथ? 2 के साथ मैच कर देंगे। दूसरा है तीरथगढ़ जलप्रपात, आप सभी को पता होगा कि ये मुनगा बहार नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भूगर्भित गुफाएं हैं जो कैलाश गुफा वगैरह है उसके लिए जाना जाता है। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, आप सभी को पता होगा कि हसदो नदी का जो उद्गम स्थल है ये इसी जो उद्यान के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार हमने इसको मैच कर लिया। इसका राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी का भी ये सही हुआ होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। 18वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये कि पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशीय राजा मयूर ध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आराम से चारों विकल्प को पढ़िए फिर आंसर देने की कोशिश करिएगा। ए है मयूर ध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से साथ विवाद हो गया था, ये भी सही है। तीसरा, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ये भी सही है। और डी है मयूर ध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था, तो ये विकल्प जो है सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, शरीर कटवाया था लेकिन खुद की नहीं, वो अपने जो बेटे थे उनका शरीर जो है कटवाया था उन्होंने आरा से, ठीक है। तो ये एक बहुत ही लोक कथा प्रचलित है, तो इसके बारे में भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ से प्रश्न भी आप सभी के लिए ले आऊँ, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा असत्य कथन है। 19वां प्रश्न है कि रतनपुर के कलचुरी शासक रतन देव के सिक्कों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? ए गज शार्दुल, बी सिंह का, सी गजलक्ष्मी या फिर डी मानवाकृति। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो रतन देव हैं उनके सिक्कों पे गज लक्ष्मी की प्रतिमा देखने को मिलता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न जो है आप सभी के लिए यहाँ पे आने वाले स्क्रीन के ऊपर, ये आराम से वीडियो को पॉज करके लगाइएगा। ये जनजातियों से संबंधित प्रश्न मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। प्रश्न है कि जनजातियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कोरकू जनजाति का प्रमुख पेशा भूमि खोदना होता है। दूसरा कथन है छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति जनसंख्या के आधार पर उरांव है। तीसरा, धेरसा एक प्रकार का जनजातीय पदार्थ है जो कि बैगांव में प्रचलित है। और चौथा है जनजातीय शब्द पारद
का शाब्दिक अर्थ शिकार होता है। अब बताइए 1, 2, 3, 4 में से कौन सा कथन सही है, और कथन जो सही है उसी के आधार पे हमको चारों विकल्प में से सही पकड़ना है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो कोरकू जनजाति का पेशा भूमि खोदना होता है, सही है। और जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में साक्षर जनजाति है वो उरांव है। अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग चले जाएँ तो हल्बा जनजाति, ठीक है, हल्बा जनजाति जो है प्रतिशत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षर है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर उरांव है। और धेरसा जनजाति धेरसा एक जनजातीय पेय पदार्थ, ये हमारा असत्य कथन है, राइट। ठीक है, और जनजाति शब्द में जो पारद है उसका शाब्दिक अर्थ शिकार होता है, मतलब 1, 2 और 4 सही है। ये देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपका सही होगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बट ये पहला वीडियो था तो मैं 20 क्वेश्चन ही इसके अंदर इंक्लूड करता हूँ। इसके आगे के वीडियोस में फिर से 20 क्वेश्चन और कम से कम रहेगा, मतलब 21 से शुरू करेंगे और आगे जाएंगे, और एग्जाम तक हम कोशिश करेंगे कि 500-600 प्रश्नों को हम प्रैक्टिस कर लें यहाँ पे। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। इन 20 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम भी चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, एग्ज़ाम 22 फरवरी को ही है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। करंट अफेयर्स भी अभी से ही पढ़ते चले। अगर ये सोचेंगे कि नहीं एग्ज़ाम पास आ जाएगा ना तो हम 1 हफ्ते में करेंगे, तो वो ऐसा कुछ काम नहीं बनेगा, राइट। तो करंट अफेयर को अभी से थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा। ठीक है, सीसेट को भी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कई सारे लोग क्या करते हैं, सीसेट को ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं क्योंकि जस्ट क्वालिफाइंग है, लेकिन एग्जाम में कई बार से इतना क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट दे देता है ना कि फिर सीसेट क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा कई बार देखने को मिला है, राइट। तो बस इसमें इतना ही, तैयारी अच्छे से करते रहें। मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।